गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। द ऑफिसर्स क्लासेस के साथ हम आज सेकेंड डे में जुड़ चुके हैं अपने बिहार स्पेशल के क्लास के साथ। तो आज हम अपने क्लास को शुरू करते हैं इसके चैप्टर 2 से। कल हमने चैप्टर 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किया था, जिसमें हमने बिहार के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिहार के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिहार के ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखा था। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेटेस्ट करंट अफेयर्स, यानी कि नवीनतम करंट अफेयर्स जो बीवीआई है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने उसको खास आपके 69 के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो हमारे साथ यूट्यूब में आप सभी बने रहिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एम्स, पटना एम्स, सबने उनका नाम सुना है। एम्स विल नाउ बी कनेक्टेड टू पटना गया डोबी रोड थ्रू 6 लेन, यानी कि अब हमारा एम्स जो है वो अब पटना गया डोबी 6 लेन के साथ जुड़ेगा, जिसका काम 22 जुलाई 2023 से शुरू कर दिया गया है और इसकी जो लंबाई होगी वो टोटल 7 किलोमीटर की होगी। अगर इसकी बात करें तो इसके काम को करने के लिए बिहार सरकार ने जिस स्कीम का यूज किया है उस स्कीम में लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है और इसको खत्म करने की बात की गई है 2023 के अंत तक या 2024 के शुरुआती दौर तक इस काम को पूरा करने की उम्मीद है। और ये कंस्ट्रक्शन का काम पटना गया डोबी रोड से होते हुए सरिस्ताबाद और नाथुपुर से जुड़ेगा। ऐसे में आप क्या होगा कि एम से नाथुपुर इलेक्टेड या दीदारगंज या फिर अनीशाबाद से होकर जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं वो आसानी से पटना गया डोबी से होकर जा सकेंगी। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और मरीजों के खास ख्याल के लिए दूसरे जिले से इसे जोड़ा गया है ताकि परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। इन द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग 2.2, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। हमने, आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि इन द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग 2.25 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो ये रिपोर्ट 21 जुलाई 2023 को बिहार प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग के तहत कहा था कि हमारे बिहार में 2.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अब तक बिहार के गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। अगर हम बात करें कि नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 2016 में से वर्ष 2019 और 21 की अवधि में पूरे भारत के लोगों की अगर बात करें तो पूरे भारत में 13.51 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अब तक गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। लेकिन इसमें सिर्फ बिहार एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ अकेले 2.25 करोड़ यानी कि 2.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, जो कि पूरे बिहार में, जो कि अगर हम उसकी पूरे भारत की बात करें तो ये पूरे भारत का 16.65% व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके बिहार राज्य से हैं। अगर अपने भारत में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर आप देखें गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों को, तो बिहार ने अपना योगदान 16.65% दिया है, यानी कि 16.65% व्यक्ति सिर्फ बिहार से हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। चलिए अगर हम इसके और स्टेट के बारे में देखेंगे तो बिहार का जो पॉवर्टी डिक्लाइन है वो 16.65% है, मध्य प्रदेश 15.94, उत्तर प्रदेश 14.75, ओडिशा 13.66, राजस्थान 13.55 एंड झारखंड 13.29। आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार, जहां तक आप सभी को पता है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके लिए नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से इन ऑगरेटेड बाय लालू प्रसाद यादव, यानी कि लालू प्रसाद यादव जो कि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक पुस्तक का लोकार्पण किया है और उस पुस्तक का नाम है अंतरंग दोस्तों की नज़र से। और ये पुस्तक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए लिखी गई है। इसमें क्या लिखी गई है आप देखिए। ऑन
3 जुलाई 2023 यानी कि 3 जुलाई 2023 को जो हमारे बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो कि आरजेडी के प्रेसिडेंट हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने नीतीश कुमार की पुस्तक अंतरंग दोस्तों की नजर से का लोकार्पण किया है, जो लिखा गया है उनके ही सबसे परम मित्र उदयकांत के द्वारा। और उदयकांत हैं क्या? तो उदयकांत हमारे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के उपाध्यक्ष हैं, यानी कि जो हमारे उदयकांत जी हैं वो वाइस चेयरमैन है यानी कि उपाध्यक्ष हैं बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। आइए आगे बात करते हैं। आज आप लोगों को किसी भी तरह की शिकायत नहीं होगी, कल के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपका आपने कहा था कि मैम हमें नहीं दिख रहा है, थोड़ा अपने फ्रंट को बड़ा कीजिए, लेटर शो ऑफ नहीं हो रहा है। आज आपको इन सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट लेजिस्लेचर डॉक्टर शकील अहमद खान। सर्वश्रेष्ठ विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान कांग्रेस के ये एमएलए हैं जो कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, जिनका नाम डॉक्टर शकील अहमद खान है। इनको देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहार के विधायक को, जो कि हमारे बिहार के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको हमारे देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ विधायक की श्रेणी में रखा गया है और उनको नवाजा गया है। आप देख सकते हैं कि ही वॉज ऑनर्ड एट द नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मुंबई, जो कि मुंबई में आयोजित किया गया था। प्रगतिशील कार्यों के लिए यानी कि सदन में सबसे अधिक आवाज उठाने के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि प्रगतिशील कार्यों के लिए, सदन में सबसे ज्यादा बोलने के लिए, यानी कि लोगों के लिए, यानी कि आम जनता के हित में इन्होंने अपना काम किया है। इनके कार्यशैली को देखते हुए इनको ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए नेक्स्ट, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। अगर हम अपने साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो ये पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी ने 2023 में बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। मैथिली लैंग्वेज में अक्षय आनंद सन्नी, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है। उनका कार्य है ओल कतरा झोल कतरा। ओल कतरा झोल कतरा इज द फर्स्ट बुक रिटन बाय हिम, यानी कि उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। ये एक हमारे बाल साहित्य पुरस्कार है। ये एक बच्चे हैं जिनका नाम अक्षय आनंद सनी है। मैथिली लैंग्वेज में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ओल कतरा और झोल कतरा इनके द्वारा लिखी गई है। और इनको इसके लिए 2018 में भी इनको अवार्ड से नवाजा गया था। 2018 में भी साहित्य सांस्कृतिक समिति और मैसम युवा पुरस्कार दिया गया था और अब इनको ओल कतरा और झोल कतरा के लिए सम्मानित किया गया है। 2023 में इनको अनाउंस्ड किया गया है। इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि ये जो अक्षय आनंद सनी है, ये हमारे बाल लेखक के रूप में प्रगतिशील कार्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, G20 लेबर 20 यानी कि L20 समिट लेबर 20, जिसका नाम हमने L20 समिट रखा है, शिखर सम्मेलन जो कि 21 से 23 जून 2023 को पटना में आयोजित किया गया था। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं कार्य के भविष्य जैसे विषयों के विषय में व्यापक चर्चा की गई थी। जैसे आप देख सकते हो, टॉपिक सच एज यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, यानी कि टॉपिक इनका इंपॉर्टेंट था यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। ठीक है, इन सब के लिए जैसे व्यापक विषयों पे इसकी चर्चा हुई है। पटना में ये आयोजित की गई है लेबर 20 शिखर सम्मेलन, ताकि आसानी से हम लाभ पहुंचाने की क्षमता पर G20 सदस्य देश एवं अन्य सहयोगी देशों के बीच एक बहुपक्षीय तंत्र बनाने का संकल्प लिया गया है। इसमें बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने पटना के ज्ञान भवन में L20 के एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित विषयगत कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन किया है। जिस तरह आप देख रहे हैं, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर जी हमारे बिहार के वर्तमान में गवर्नर हैं, राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 की बात करें तो 22 जून 2023 को प्रेसिडेंट, जो हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, ऑन 22 2023 द प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू presented the National Florence Nightingale Award for the year 2023
टू एएनएम गायत्री कुमारी। इन्होंने एएनएम 2023 को इन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा है। हमारी बिहार की एएनएम गायत्री कुमारी को, जो कि सब हेल्थ सेंटर गबई में शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, गौरवान्वित की बात है कि हमारे बिहार की एएनएम को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंट ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है उनके अलावा 30 और नर्सों को दिया है 2022 और 23 के सेरेमनी में। स्मिता कुमारी ऑन जून 21, 2023 स्मिता कुमारी बसंतपुर विलेज यानी कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट की ये रहने वाली हैं। स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग यानी कि समकोणासन योगा में इन्होंने अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सेम मुद्रा पे, सेम पोस्चर पे ये कितने टाइम रही हैं तो आप देख लीजिए। ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आपके लिए वीवीआई भी हो सकता है। आपके ऑप्शन में रहेंगे 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकेंड, तो आंख बंद करके उसे टिक आउट करके निकल जाना है, क्योंकि हम जो भी आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए हैं, जो भी आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी टाइम आप हमारे साथ बिहार स्पेशल के साथ बिता रहे हैं तो वो आपका जाया नहीं होने वाला है, वो आपके लिए रामबाण जरूर साबित होगा। स्मिता कुमारी जो कि 29 वर्षीय हैं, इनको अडानी ग्रुप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट एज एन इन हाउस योगा इंस्ट्रक्टर फॉर द पास्ट 4 ईयर, और 4 सालों से अडानी ग्रुप में योग प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत भी हैं। अब बात करते हैं हम रवि सिन्हा की, चीफ ऑफ रॉ यानी कि रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा। 19 जून 2023 को बिहार के भोजपुर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। हमारे बिहार के रवि सिन्हा जी हैं और खुफिया विभाग एजेंसी है जिनको कि हम रॉ के नाम से जानते हैं, खुफिया विभाग एजेंसी रॉ, इनमें इनको नए प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। और उनको नियुक्त जो किया गया है वो तारीख है 19 जून 2023। अपने माइंड में इसको फिट कर लीजिएगा अच्छे से। ये 59 वर्ष के हैं और इनको ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं, ऑपरेशन मैन के रूप में इनको जाना जाता है। आइए उसके आगे बढ़ते हैं। 4th नेशनल वाटर अवार्ड, चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 17 जून 2023 को वाइस प्रेसिडेंट जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने ये 3rd अवार्ड टू बिहार यानी बिहार को उन्होंने 3rd अवार्ड दिया है। किस कैटेगरी के लिए? बेस्ट स्टेट एट द 4th नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी, यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री और विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री जो एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में है, वहाँ चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में हमारे बिहार को 3रा स्थान मिला है। 3रे स्थान पे इनको नवाजा गया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आइए उसके आगे देखते हैं। स्टेट्स बिगेस्ट ब्लड बैंक, अगर स्टेट बिगेस्ट ब्लड बैंक की बात करें कि राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक, तो 7 जून 2023 को रेड क्रॉस सेक्रेटरी ऑफ बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट उदय शंकर प्रसाद सिंह ने घोषणा की थी कि मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग में एक ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा, जो बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक साबित होगा। तो आप अपने कॉपी कलम उठाकर उसको लिख लीजिए कि मुजफ्फरपुर एक ऐसा जिला बनने वाला है जहां राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनकर तैयार किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें रक्त पृथक्करण की सुविधा केवल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन रक्त पृथक्करण की क्षमता कम होने के कारण मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आने वाले समय में हम बहुत सारे मरीजों की जान को बचा सके। नेक्स्ट, न्यू पॉल्यूशन पॉलिसी, नई प्रदूषण पॉलिसी कौन सी है, नई प्रदूषण नीति कौन सी है? 7 जून 2023, अ न्यू पॉल्यूशन पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार टू मेक कार्बन एमिशंस जीरो इन नेक्स्ट 40 ईयर्स। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिहार में अगले 40 वर्ष में कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए नई प्रदूषण नीति लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण में सुधार लाना है। यानी कि हमारे पास 40 वर्षों का समय है और हमें इस 40 वर्षों में
कार्बन एमिशंस जीरो करना है ताकि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सके और पॉल्यूशन फ्री कर सके। इस पॉलिसी के तहत 4-5 महीने में नए प्रदूषण नीति लागू होने की संभावना है, जो सिर्फ राज्य ही नहीं देश को भी लाभ पहुंचाना है। यानी कि राज्य के साथ साथ हम अपने भारत के भी पर्यावरण को दूषित होने से बचा सके, इसके लिए हम बहुत जल्दी काम करना शुरू करने वाले हैं। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कि विश्व का सबसे लंबा सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ? 6 जून 2023 को आचार्य किशोर कुणाल, जो कि सेक्रेटरी है महावीर मंदिर पटना के, उन्होंने इन्फॉर्म करा है कि कंस्ट्रक्शन वर्क विराट रामायण टेम्पल, जो कि काठियावालिया बहुवाड़ा इन केसरिया चकिया पथ पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे ये कार्य बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जहां पे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर के साथ साथ विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। और सावन के महीने में, बाय द मंथ ऑफ सावन इन द ईयर 2025, यानी कि 2025 के सावन के महीने में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी यहाँ स्थापित किया जाएगा और विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर का भी निर्माण शुरू किया जाएगा। और इस शिवलिंग का जो वजन होगा वो 200 टन होगा, जिसकी हाइट 33 फीट होगी। तो इसको अच्छे से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए वीवीआई हो सकता है। और ये 25 मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ कि 2025 के सावन जुलाई एंड अगस्त के बीच में इसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। बीएसईबी मोबाइल ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 4 जून 2023 को इन्होंने लॉन्च करा है बीएसईबी मोबाइल ऐप। ये स्टूडेंट और टीचर के लिए इसकी शुरुआत की गई है ताकि किसी भी तरह के एग्जामिनेशन और पढ़ाई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से इस ऐप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। बिहार रत्न सम्मान 3 जून 2023 बिहार नेशनल यूथ वेलफेयर काउंसिल प्रेसिडेंट, जिनका नाम है विश्व मोहन चौधरी, उन्होंने अवार्डेड द बिहार रत्न सम्मान। उन्होंने सोनी चौधरी को जो कि पोइटेस है और मैथिली फोक सिंगर है, जो दरभंगा की रहने वाली हैं, उन्होंने उनको बिहार रत्न सम्मान से नवाजा है, जो कि नेशनल यूथ वेलफेयर काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं विश्व मोहन चौधरी। सोनी चौधरी हैज अर्लियर बीन अवार्डेड संगीत रत्न सम्मान, इसके पहले भी उनको संगीत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। न्यू दिल्ली में सुर मधुकर सम्मान से भी इनको नवाजा गया है। उसके बाद न्यू दिल्ली में इनको संगीत रत्न सम्मान 2022 से नवाजा गया है और सुर मधुकर सम्मान से इनको गुरुकुल मध्य प्रदेश में नवाजा गया है इनके बेहतरीन गायकी के लिए। पारा मेडिकल काउंसिल इन बिहार, मुझे उम्मीद है कि अब आपको बोर्ड पे कम्प्लीटली ये सारे लेटर दिख रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। जो भी होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पारा मेडिकल काउंसिल इन बिहार 1 जून 2023 इन व्यू ऑफ डिमांड द एम्प्लॉयज इन द हेल्थ सेक्टर ऑफ बिहार ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिसाइड करा है कि पारा मेडिकल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट, पारा मेडिकल काउंसिल का गठन किया जाएगा। पारा मेडिकल काउंसिल पहली बार बनाने का निर्णय लिया गया है और इसका गठन किया जाएगा। राज्य में अब तक ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों का सही डेटा उपलब्ध नहीं है और ऐसे कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हम पारा मेडिकल काउंसिल का गठन करने के लिए इसकी बात रख दी गई है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको डिसाइड कर लिया है और बहुत जल्दी इसमें काम भी शुरू कर दिया जाएगा। स्टेट U11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप, राज्य अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप 1 जून 2023 को सारण जिले के छपरा की रहने वाली मोहिनी ने बिहार शतरंज एसोसिएशन द्वारा सिवान में आयोजित राज्य अंडर 11 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। मोहिनी रजिस्टर फॉर 4 विंस, अब तक इन्होंने 4 जीत दर्ज की है, जबकि मौजूद नेशनल स्कूल अंडर 7 चैंपियन अंकित राज के साथ एकमात्र गेम ड्रॉ रहा है। अंडर 7 के एक बहुत फेमस हमारे चैंपियन हैं, उस हमारे बाल खिलाड़ी का नाम अंकित राज है, उनके साथ एक मैच ड्रॉ रहा है और इस चैंपियन में अब तक उन्होंने 4 मैचों को जीता है।
पटना फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू यूज सीबीडीसी। सीबीडीसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीबीडीसी? ये सीबीडीसी है क्या? अगर हम सीबीडीसी की बात करेंगे तो हमारा 23 मई 2023 को मेयर, डिप्टी मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बिहार ने लॉन्च करा है डिजिटल करेंसी ई रूपी जनरेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि डिजिटल करेंसी ई रूपी को जनरेट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ड्यू टू विच नाउ द डिजिटल करेंसी विल बी यूज्ड टू इंटायर पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया। यानी कि अब इसे डिजिटल मुद्रा का उपयोग पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। ये जो आपका पेमेंट का सिस्टम है, ये जो भुगतान प्रणाली है, ये पूरी तरह से अपनाई जाएगी। मौर्य लोक परिसर में ये शुरू किया जाएगा। और गौरतलब है कि पटना नगर सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसे हम कहते हैं का उपयोग भारत का पहला नगर निगम है। यानी कि उपयोग करने वाला पटना नगर निगम सीबीडीसी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पटना का नगर निगम सीबीडीसी यूज करने वाला भारत का पहला नगर निगम है, पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। सीबीडीसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन इवेंट पंचायत। अगर हम बात करें प्रत्येक पंचायत में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की, तो 22 मई 2023 को बिहार उद्योग विभाग ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत राज्य के सभी 8,387 पंचायत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई है। यानी कि प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम, यानी कि आपका प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जिसे हम कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को हर तरह से सहायता प्रदान करेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो उन्हें सब्सिडी से लेकर लोन तक की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स सेटिंग अप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यानी कि आप देख सकते हो कि बहुत तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। जिला उद्योग केंद्र उद्यमियों का चयन कर उनके प्रोजेक्ट का सत्यापन भी करेगा। समीर पांडे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। समीर पांडे फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ मेयर इन ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत गर्व की बात है कि समीर पांडे हमारे बिहार के रहने वाले हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अभी मेयर के पद पर पदस्थापित हैं। अब ये समीर पांडे है कौन, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। 22 मई 2023 द सिटी ऑफ पारामेटा काउंसिल इलेक्टेड इंडियन ओरिजिन बिहार, जो कि बिहार के हमारे निवासी हैं। सिटी ऑफ पारामेटा काउंसिल ने भारतीय मूल बिहार के पार्षद समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पारमाटा शहर के लॉर्ड मेयर के रूप में चुना है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। समीर इस पद पर पहुंचने वाले, याद रखिएगा, समीर पांडे इस पद पर पहुंचने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। 2017 में उन्होंने पहली बार पार्षद का चुनाव जीता था और 2022 में वो दूसरी बार पार्षद बने थे और अब उनको मेयर के पद पर पदस्थापित किया गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इन द सिटीज अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अगर हम बात करें तो 21 मई 2023 को बिहार में गंगा नदी के किनारे के शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया गया है जिसमें कि 23 शहरों, बिहार में गंगा नदी के किनारे बसे 23 शहरों और उसकी सहायक नदियों के 16 शहरों में, यानी कि हमारे बिहार में जो प्रमुख नदी हैं जो बहती हैं, उस प्रमुख नदी का नाम गंगा है। उसके साथ बहने वाली बहुत सी नदियां हैं जो कि उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं और दक्षिण से भी। यानी कि गंगा नदी एक ऐसी नदी है कि उनकी सहायक नदियां पैरेनियल रिवर के साथ साथ नॉन पैरेनियल रिवर्स भी हैं, यानी कि माउंटेनियस रिवर भी हैं और पेनिनसुलर रिवर भी, यानी कि पर्वतीय नदियों के साथ साथ वो पठारी नदियां भी हैं। अगर हम सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय, क्यूल, कर्मनाशा, इन सारे नदियों की बात करेंगे तो ये सारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो दक्षिण से बिहार में आकर सहायक नदी के रूप में मिलती हैं। अगर उत्तर की बात करेंगे
तो गंडक, घाघरा, कोसी, बागमती जैसी नदियाँ, कमला, ये सारी नदियाँ आपकी पर्वतीय नदियाँ हैं जो बिहार की सहायक नदियाँ हैं। तो ये सारी जो नदियाँ हैं, अगर गंगा नदी के मेजर रिवर की बात करेंगे तो गंगा मेजर रिवर, बिहार के ऐसे 23 शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं, जो गंगा नदी के किनारे कहीं ना कहीं से वो बसे हैं। और 16 सहायक नदियों के शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के साथ 76 छोटे शहरों में भी फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम चल रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आप देखे होंगे, अगर आप पटना में रहते हो तो आपने देखा होगा कि ये काम बहुत रोड के बीचों बीच में जो काम चल रहा है, जिसके वजह से अभी तात्कालिक रूप से हमें परिवहन की जो सुविधा है वो सुविधाजनक ना होकर असुविधाजनक जैसी स्थिति बन गई है। तो इस कार्य के चलते हो रहा है। जैसे ये कार्य का समापन हो जाएगा तो फिर सारी सुविधाएं सबको उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गौतम कुमार सेलेक्टेड फॉर 2023 हॉन्सन लीडरशिप प्रोग्राम इन कैलिफोर्निया। गौतम कुमार का कैलिफोर्निया में हैंसन लीडरशिप के लिए चयन हुआ है। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 15 मई 2023 को मसौड़ी के एक दिहाड़ी मजदूर के 20 वर्षीय बेटे 20 वर्षीय एक बेटे हैं जो कि एक दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली वेज लेबर हैं मसौड़ी के। उनके बेटे हैं 20 साल के जिनका नाम गौतम कुमार है। उनको सेलेक्ट किया गया है, 20 युवाओं में से चुना गया है लीडरशिप प्रोग्राम के लिए। आपको ज्ञात हो कि इट इज़ नॉन 20 years old Gautam Kumar is associated with Dexterity Global, an organization of world renowned social entrepreneurs. Sarath Vivek Sagar, who has been in the Forbes 30 under 30 list. अगर हम बात करें तो गौतम 20 वर्षीय गौतम कुमार फोर्ब्स अंडर 30 सूची में शामिल विश्व प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर की संस्था डेक्सटेरिटी ग्लोबल से जुड़े हैं। गौतम के पिता संजय मांझी बिहार में दिहाड़ी मजदूर हैं और टोल सेवक के रूप में कार्य करते हैं। ये इनके लिए भी गर्व की बात है और हमारे बिहार के लिए भी गर्व की बात है। ज्ञात हो कि इनकी माता जो है वो हाउस मेकर है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सीजन 3 का समापन 14 मई 2023 को सारण छपरा में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 13 मई को छपरा के ऑडिटोरियम में शुरू हुए 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में देश के विभिन्न भाषाओं सहित दुनिया के 21 देशों की फिल्म दिखाई गई है। बहुत खुशी की बात है। आप देख सकते हो कि फिल्म्स फ्रॉम 21 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री वेर स्क्रीन्ड इन 2 days फिल्म फेस्टिवल। यानी कि 21 अलग अलग देशों के भी फिल्म को दिखाए गए हैं। द इंटरनेशनल कैटेगरी, तो इस कैटेगरी के तहत आप देख सकते हैं कि सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बिहार का पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। यानी कि ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो कि आपके बिहार का पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। आइए आगे बढ़ते हैं। आधार इज मैंडेटरी फॉर लैंड रजिस्ट्री, यानी कि आधार को अब अनिवार्य कर दिया गया है। आप किसी भी तरह की जमीन की खरीद बिक्री करते हो आपके बिहार में तो आधार कार्ड के बिना वो अब असंभव है। तो इसका ख्याल रखना है और इसकी शुरुआत जो है वो 10 मई 2023 से शुरू कर दी गई है। आधार authentication will now be mandatory for buying, selling land and houses in Bihar following the footprint of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में से इसको शुरू किया गया है। पहले मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के नक्शे कदम पर हम चल चुके हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां जमीन के खरीद बिक्री के लिए आधार कार्ड अनिवार्य था। अब हमारे बिहार में भी इसको अनिवार्य कर दिया गया है 10 मई 2023 के बाद से। किसी भी तरह के गुमनाम संपत्तियों के लेन देन पर भी अब रोक लगाई जा सकती है। आप देख सकते हो कि किसी भी तरह के एनिनोमस ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज विल बी स्टॉप्ड, इस पर कंप्लीटली रोक लगाई जाएगी। यानी कि आधार कार्ड अब आपके लिए जमीन खरीदने और बेचने में भी अपनी भूमिका अदा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा महाआरती इज लिस्टेड इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारे जो बिहार पटना में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं वहां के गंगा आरती ने विश्व का रिकॉर्ड बनाया है। इसने विश्व का रिकॉर्ड बनाया है गंगा महाआरती में। और
ये 11 दिनों तक चला था गंगोत्सव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय IDPTS, जो कि कलेक्ट्रेट घाट पटना में इसको आयोजित किया गया था। और इस प्रोग्राम ने अब तक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये एक हिस्टोरिकल गंगा आरती है जो कि कथक गुरु बक्सी विकास मुरार विलेज ऑफ बक्सर, यानी कि जो गुरु बक्सी विकास के द्वारा मुरार विलेज जो कि बक्सर के रहने वाले हैं उनके द्वारा ये कंप्लीट किया गया है। इट इज़ नॉन दैट द प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन, यानी कि 27 अप्रैल 2023 को ये प्रोग्राम शुरू किया गया था कलेक्ट्रेट घाट में, जहाँ पे 501 महिलाओं ने अपने नृत्य कला के द्वारा गंगा आरती का समापन किया है। नृत्य के द्वारा उन्होंने गंगा माँ की आरती की है और विश्व का रिकॉर्ड बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। म्यूजिक जो है, अगर हम इसके म्यूजिक की बात करें, संगीत की बात करें, तो इस आरती के संगीत में कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हो सकता है कि गंगा आरती ने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसमें इसमें संगीत का जो उपयोग किया गया था, संगीत का, म्यूजिक का जो यूज किया गया था, किस किस भाषाओं के म्यूजिक का यूज किया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हो, अवधी, हिंदी, संस्कृत और रशियन लैंग्वेजेस। आपको याद रखना है कि अपने देश के भाषा के साथ साथ हमने एक विदेशी भाषा का भी यूज किया है, रशियन लैंग्वेज का। आप लोगों को मैं बता दूं कि बीपीएससी टफ होता जा रहा है। इसके पहले जिन्होंने 68 दिया है उनको पता है कि उन्होंने 1/4 यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 1 नंबर कट, और लेकिन उसमें ऑप्शन 5 थे। अब कंप्लीटली ये यूपीएससी बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है जो 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें 1/3 है, 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। ई को हटा दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो धीरे धीरे टफ लेवल की ओर जाता जा रहा है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में जो पूछे जाएंगे वो कम्प्लीटली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे, अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको लगता है कि वन लाइनर जैसी चीज़ों को पढ़ के आप प्रीलिम्स निकाल लोगे तो ये सबसे बड़ी आपकी गलत फहमी है। तो क्वेश्चन का लेवल एमसीक्यूज टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। कहीं कहीं एसर्शन रीजन भी आपको इक्का दुक्का देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर मानकर चलिए कि गंगा आरती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बड़ा सा सिंपल सा आ जाएगा, वन लाइनर। अब क्या किया जाएगा एमसीक्यूज में, जिस तरह से हमें पता है कि 4 हमारे लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है, 4 भाषाओं का उपयोग किया गया है, अवधी, हिंदी, संस्कृत और रशियन। तो इसमें मैं आपको बता दूं 2-3 और भी लैंग्वेजेस को जोड़ दिया जाएगा। अब आपको वहां छांटना है, इसीलिए किसी भी चीज को हल्के में नहीं पढ़ना है, आपको गहराई के साथ पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। मिशन परिवर्तन 4 मई 2023 बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सेहत की सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। यह मिशन 60 डेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिशन 60 डेज? ये मिशन 60 डेज जो है ये मिशन परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्घाटन डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा 4 मई 2023 को किया गया है। यानी कि जितने भी हमारे बिहार में मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरीके से मरीजों को मुहैया कराई जा सके, ये इस चीज़ के लिए 60 दिनों का ये मिशन है। और 60 दिनों के अंदर बिहार में जितने भी सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे मरीजों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त करवाने की मुहिम चलाई जा रही है। साफ सफाई से लेकर उनकी दवाई तक, उनके रहने तक, सब कुछ कंप्लीटली मिशन 50 के मिशन 60 के अंतर्गत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मरीजों को ही नहीं, मरीजों के साथ जो उनके रिलेटिव हैं उनके लिए भी मुहैया कराई जाएगी, उनके लिए भी उनके रहने की मुहैया कराई जाएगी। और इसका जो सेटिंग का टास्क है, जो हमारा सेटिंग जो प्रयोग किया जा रहा है वो मे आई हेल्प यू के द्वारा होगा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू डेस्क आर ऑल्सो द गोल ऑफ दिस मिशन। ये इस मिशन का एक गोल है, मे आई हेल्प यू। आइए उसके आगे बात करते हैं। 8.40 लाख टन फिश प्रोडक्शन, यानी कि 8.46 लाख टन
मछलियों का हमने उत्पादन किया है। बिहार का स्थान, द टोटल फिश प्रोडक्शन बिहार 2022-23 के अनुसार अगर हम देखें तो 8,86,000 टन हमने मछली का उत्पादन किया है, जो कि 85,000 टन मोर देन, यानी कि 2021-22 में हमने जो मछलियों का उत्पादन किया था वो 7.61 लाख टन था, और हमारी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि हमने 86,000 टन ज्यादा मछलियों का उत्पादन किया है। तो ये भी हमारे लिए एक रिकॉर्ड की बात है। आइए देखते हैं उसके आगे। बिहार में प्रतिवर्ष 8.02 लाख टन मछली की खपत होती है। तो खपत के अनुसार तो हमने ज्यादा उत्पादन कर लिया है भाई, तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना खपत होना चाहिए उत्पादन उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप विकासशील राज्य हो या विकासशील देश हो, आप उससे बढ़कर विकसित की श्रेणी में जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू द बिहार एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, यानी कि बिहार एनिमल और फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत मधुबनी एक ऐसा जिला है जो कि अपना प्रथम स्थान रखा है, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन बिहार के मधुबनी जिले में किया गया है। ये भी अच्छे से कॉपी कलम लेके बैठो और उसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए सवाल हो सकते हैं। वाइल जहानाबाद इज द लोएस्ट, यानी कि अगर हम मधुबनी की बात करें तो मधुबनी अकेले 88.96 हजार टन मछलियों का उत्पादन किया है, और अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो जिला है जहानाबाद, जिन्होंने सिर्फ 1.55 हजार टन मछलियों का उत्पादन किया है। नेक्स्ट, बिहार रैंक सेकेंड इन द कंट्री द प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन टू पेशेंट। बिहार ने देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया है मरीजों को फ्री में दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार अगर हम देखें तो बिहार का स्थान दूसरा है जिन्होंने मरीजों को दवाई मुहैया कराया है। अगर बिहार की बात करें तो 86.94% ऐसे पेशेंट हैं जिनको फ्री में दवाइयाँ मिली हैं, और राजस्थान का स्थान पहला है। राजस्थान प्रथम स्थान पे आता है जो कि मरीजों को फ्री दवाई सर्विस मुहैया कराया है। बिहार का, अगर बिहार के परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो 76.20% के साथ राजस्थान पहले स्थान पे है, और 86.94% के साथ बिहार दूसरे स्थान में है। तीसरे की बात करें तो तेलंगाना 60.46% के साथ। अगर हम चौथे स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश 52.87% के साथ। 10वें स्थान और 11वें स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश और झारखंड का स्थान 10वां और 11वां है। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरविंद पनगाड़िया, चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अरविंद पनगाड़िया नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, ये वाइस चांसलर हैं। 29 अप्रैल 2023 को अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं। अरविंद पनगाड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, जो कि अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पे भी रह चुके हैं। वर्ष 2015 में स्थापित नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में, यानी कि 2015 में जो नीति आयोग का गठन किया गया है उस समय ये उपाध्यक्ष पहले उपाध्यक्ष के पद पे रह चुके हैं, और वर्तमान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी है, अच्छी बात है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। वैसे भी एक बिहारी सब पे भारी, ये कहावत तो आपने सुनी भी होगी। सिर्फ देश ही नहीं, विश्व में भी बिहार अपना दबदबा मचाए हुए है, यानी कि बिहार का स्थान हर जगह कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे पद पे मिलेगा। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि बिहार के आप सभी अच्छे अच्छे पद पे पदाधिकारी के रूप में चयनित होइए। दरभंगा एम्स, बिहार सेकेंड एम्स। दरभंगा में दूसरा एम्स बनने जा रहा है जो बिहार का दूसरा एम्स कहलाएगा। 18 अप्रैल 2023 को एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल ने अप्रूव करा है कि दरभंगा एम्स जो है फॉर द अमाउंट ऑफ मोर देन 3 बिलियन, 3 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट के साथ दरभंगा में एम्स की स्थापना की जाएगी, जिसके कंस्ट्रक्टेड में जिसके कितने सारे जगह की ज़रूरत है, तो 189.17 acres of land. It will have 100 seats of MBBS. Very good.
इसी के साथ हम देख सकते हैं कि 100 सीट एमबीबीएस के लिए और 60 सीट बीएससी नर्सिंग के लिए इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें 15 से लेके 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होंगे और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 2000 ओपीडी पर डे और 1000 आईपीडी पर मंथ की होगी। अगर हम बात करें इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर और भागलपुर के क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत डीएनए रिसर्च सेंटर खोलने का भी निर्णय लिया है। यानी कि डीएनए रिसर्च सेंटर कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, तो डीएनए रिसर्च सेंटर अंडर मुजफ्फरपुर एंड भागलपुर रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मुजफ्फरपुर और भागलपुर में खोलने का निर्णय लिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, अंजनी कुमारी बिहार का एक उज्जवल नाम। आप सभी इस चीज के साथ, इस नाम के साथ परिचित होंगे, जो नहीं भी हैं वो हो जाएंगे, जो हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। अंजनी कुमारी 15 अप्रैल 2023 अंजनी कुमारी ऑफ जमुई, जमुई की रहने वाली एक अंजनी कुमार हमारी बिहार की बच्ची है। बिहार वोन द गोल्ड मेडल द जेवलियन थ्रो इवन द इंडियाज गार्ड प्रिक्स 4 2023 हेल्ड इन बेंगलोर। बेंगलोर में भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो बहुत खुशी की बात है। अंजनी ने सीनियर महिला वर्ग में 47.3 मीटर दूर भाला फेंककर तमिलनाडु की हेमा मालिनी को हराया है। अगर उसकी बात करेंगे तो तमिलनाडु की हेमा मालिनी दूसरे स्थान पे 46.27 मीटर के साथ हैं। उमा चौधरी राजस्थान, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और रुंझुन पेगू जो आसाम की हैं उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। सेकेंड फेज ऑफ द कास्ट सेंसस, जनगणना के दूसरे चरण का शुभारंभ हो चुका है 15 अप्रैल 2023 को, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2,59,00,000 परिवारों की जाति आधारित गणना की शुरुआत बख्तियारपुर स्थित अपने पुस्तैनी घर जाकर परिवार के सभी आंकड़े को दर्ज करवा कर की। यानी कि जो सेंसस है, जो कास्ट का सेंसस है, उन्होंने अपने परिवार के साथ इसकी शुरुआत की है, जो अपने बख्तियारपुर के रहने वाले हैं और जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव में जाकर उन्होंने अपने घर के परिवारों से ये आंकड़ा दर्ज कराया और फिर आम जनता के साथ भी उनके आंकड़े दर्ज कराए जा रहे हैं। चलिए आइए, अगर आप लोग को लेटर अच्छे से दिख रहे होंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या हमारे साथ कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमारे कांटेक्ट से भी जुड़ सकते हैं। द ऑफिसर्स क्लासेस और बाकी के सारे डिटेल आपको आपके ऐप पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल के साथ हमारे साथ जुड़िए और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यूट्यूब चैनल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। दिस सेकेंड फेज ऑफ कास्ट सेंसस, जो आपका जो दूसरा चरण है जाति जनगणना का, वो 15 अप्रैल 2023 से लेकर मई 2023 तक पूरा होना है और इस गणना के लिए पूरे राज्य में 5,19,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। टोटल 5,19,000 कर्मचारी इसके लिए कार्यरत हैं। जो पहला फेज था बिहार का, वो 7 से 22 जनवरी को चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा रेटिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नीति आयोग। नीति आयोग का डेल्टा रेटिंग, बिहार के 2 जिले इसके शीर्ष पर हैं। बिहार के कौन कौन से जिले शीर्ष पर हैं? तो पहले स्थान के साथ पूर्णिया है, शेखपुरा अपने पहले स्थान के साथ है और पूर्णिया अपने दूसरे स्थान के साथ है पूरे देश में। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम बात करें डेल्टा रेटिंग की, तो पहले स्थान के साथ शेखपुरा और पूर्णिया जिला दूसरे स्थान पर है। जो शिक्षा सेगमेंट के देश टॉप 5 जिलों में बिहार में अपना देश के टॉप 5 जिलों में अपना स्थान रखता है, जिसमें बिहार का शेखपुरा पहला और पूर्णिया दूसरे स्थान पे है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो टॉप 5 अक्षांशीय जिले की लिस्ट में बिहार और झारखंड के जिलों के नाम रहे हैं। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और सिंहभूम जिले हैं, जो कि 3rd, 4th और 5th रैंक के साथ शामिल हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी की जाने वाली आकांक्षी जिलों में डेल्टा रेटिंग के शिक्षा सेगमेंट के मुख्य रूप से पढ़ाई, लाइब्रेरी, स्कूल और संरचना, छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधा आदि पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीति आयोग काम करती है। नेक्स्ट, कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सभी को पता है बिहार की शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो बिहार में बाढ़ के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आइए उसके बारे में देख लेते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरिंग में
रोड्स एंड ब्रिजेस कलवर्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें कि 277 करोड़ रुपए की राशि से कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत सड़क और पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। आप सभी को पता है कि ये कार्य जो है मार्च 2023 तक पूरा होना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्च 2023 तक इसको पूरा करने की बात की जा रही है, जिसमें कि 72% वर्क जो है अब तक दूर है, 72% काम अभी तक हुआ है, जिसे कोसी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण में 15 महीने का विस्तार दिया गया है, जो कि जून 2024 में पूरा करना है। यानी कि नाउ दिस स्कीम विल बी कंप्लीटेड बाय जून 2024, यानी कि इसे जून 2024 तक इसे पूरा करने के लिए इसका टारगेट फिक्स किया गया है। राज्य सरकार ने कुशहा तबाही के बाद कोसी के पुनर्निर्माण की योजना बनाई है। इसके तहत कोसी क्षेत्र और यहाँ के लोगों को त्रासदी से बाहर निकालने और विकास के लिए विश्व बैंक ने भी अपना इंपॉर्टेंट काम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वीवीआई लाइन है। अंडर दिस द वर्ल्ड बैंक हैज फंडेड 67, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने 67% का फंड दिया है और बिहार सरकार ने अपना 33% का फंड मिलाकर इसके लिए अपना काम पूरा करने की बात की है। तो ये फंडिंग जो है विश्व बैंक के द्वारा 67%। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के तरफ से जो फंडिंग की गई थी वो कितने प्रतिशत की थी? तो आपको याद रखना है कि 67% फंडिंग विश्व बैंक के द्वारा की गई और 33% फंडिंग बिहार सरकार के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्लास के साथ आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। मैं हट जाती हूँ। अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो हर पॉइंट का अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट, बिहार विल गेट अप्रॉक्स 9000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेंट्रल। बिहार को केंद्रीय कोटे से 9000 मेगावाट बिजली, बिहार को 2024 तक केंद्रीय कोटे से करीब 9000 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में एनटीपीसी के विभिन्न इकाइयों से बिहार राज्य के 6560 मेगावाट बिजली का आवंटन मिल रहा है। यानी कि एनटीपीसी की विभिन्न इकाइयां हैं जिससे कि बिहार राज्य को कितना बिजली मिल रहा है। तो आप सभी को पता है कि 6000, जिनको नहीं भी पता है तो वो याद रख लें कि एनटीपीसी के तहत जो है वो 6560 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराई जा रही है। राज्य के बिजली कंपनियों ने अगले 1 से 1.5 वर्षों में एनटीपीसी बाढ़ की 2 यूनिट, झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा की 1 यूनिट और बक्सर की 2 थर्मल पावर यूनिटों से करीब 1998 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटन का अनुमान लगाया है। ये अनुमान लगाया गया है कि इतना बिजली खपत हो सकता है, तो इस आवंटन का अनुमान लगाया गया है। अगर इसके अलावा बात करेंगे तो इसके अलावा देख सकते हैं कि 760 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो एस्टिमेटेड टू बी अवेलेबल फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ सोलर एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट ऑफ द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड BREDA, यानी कि BREDA का फुल फॉर्म है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस एजेंसी के तहत जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ब्रेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से करीब 760 मेगावाट बिजली मिलने का अनुमान है। यानी कि सोलर एनर्जी की बात करें। अब एक सवाल कि सोलर एनर्जी, आपके भारत की बात बता दूं, भारत की जो स्थिति है, मैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकल टर्मोलॉजी का यूज करना चाहूंगी कि सोलर एनर्जी, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सोलर एनर्जी, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको हिंट देना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। अगर हम अपने भारत की स्थिति देखें, तो आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि आपके पूरे विश्व में ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है, पूरे अर्थ का ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है, 0 से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेके 23.5 डिग्री साउथ। इसके अलावा अगर हम अपने भारत की स्थिति देखें तो अक्षांश के अनुसार आपके भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के अनुसार आपके भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। तो आपके भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। तो आपके बिहार की स्थिति की बात करें तो आप सभी को पता है कि बिहार अक्षांश और देशांतरीय स्थिति क्या है। अगर पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने इसको कल भी बताया है और बिहार स्पेशल में आपको इतना पता होना चाहिए।
तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश के निकटतम राज्य में निकटतम स्थान की गिनती में आपका बिहार आता है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कि टॉरिड एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक एरिया एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन या एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे सन का इंसोलेशन कंप्लीटली वर्टिकल वे में 360 दिन देखने को मिलता है, अगर मोशन ऑफ द अर्थ आपने पढ़ा होगा तो। यानी कि विश्व का वैसा क्षेत्र जहां पे सूर्य का ताप, रोशनी नहीं, क्योंकि सोलर एनर्जी के लिए सूर्य की रोशनी का होना जरूरी नहीं है, सूर्य का रोशनी यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, सूर्य का ताप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सूर्य का ताप लंबवत जिस क्षेत्र पे पड़ेगा वहां आप आसानी से सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हो। और इसके तहत थोड़ा सा मैंने ज्योग्राफिकल टर्मोलॉजी आपको बता दिया ताकि आप इस चीज को याद रख पाओ। तो इसी के तहत आप देखोगे कि बिहार उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है, तो सन का जो इंसोलेशन है वर्टिकल पोजीशन में यहाँ भी अच्छे खासे समय के लिए पड़ता है, 10 महीने से भी ज्यादा समय के लिए। तो इसी वजह से सोलर एनर्जी का प्रयोग करके हम 760 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का अनुमान लगाया गया है कि हम उतना बिजली उपलब्ध करा सकते हैं अपने बिहार को। ऐसे में बिहार को मिलने वाली बिजली की उपलब्धता 9000 मेगावाट को पार कर सकती है। यानी आने वाले समय में बिहार में बिजली की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा एथेनॉल प्लांट इन मुजफ्फरपुर। आइए एथेनॉल प्लांट इन मुजफ्फरपुर की बात करें। मुजफ्फरपुर का एथेनॉल प्लांट 6 अप्रैल 2023 नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द ग्रीनफील्ड ग्रेन बेसिन बेस्ड एथेनॉल प्लांट एट मोतीपुर इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है किसका? तो ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का। मोतीपुर स्थित इथेनॉल प्लांट से प्रतिवर्ष 10 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो पूरे प्लांट में 320 KLPD यानी किलो लीटर पर डे की संयुक्त क्षमता की मशीनों को लगाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर इसकी बात करें तो कितना खर्च किया जाएगा, तो विच हैज़ बिन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 152 करोड़। सॉरी मैंने 10 करोड़ कह दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 152 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अगर इसके आगे की बात करें तो several more greenfield plant are nearing completion in Bihar under the ethanol policy of government। इसमें 2 एथनॉल प्लांट मुजफ्फरपुर, 3 नालंदा और 1 बेगूसराय में लगाए जाएंगे और 1 बक्सर में। याद रखिएगा 2 एथनॉल प्लांट मुजफ्फरपुर, 3 नालंदा, 1 बेगूसराय और 1 बक्सर में, जो कि जून 2023 तक कंप्लीट करने का अनुमान है, संभावना जताई जा रही है। 100 मिलियन लीटर पर ईयर फ्रॉम इथेनॉल प्लांट लोकेटेड एट मोतीपुर। और इसके मशीन विद अगर नेक्स्ट की बात करें तो 320 KLPD यानी कि 320 KLPD की संयुक्त क्षमता की मशीनों को लगाया गया है। 320 KLPD यानी कि किलो लीटर पर डे हैव बीन इंस्टॉल्ड थ्रू आउट द प्लांट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मिर्चा चावल, मिर्चा राइस ऑफ बिहार गेट्स GI टैग। हमारे बिहार के एक उच्चतम श्रेणी, उच्चतम वैरायटी की चावल है जिसका नाम मिर्चा चावल है, उसको GI टैग मिल चुका है, जिसके बारे में हम देख लेते हैं। मिर्चा राइस ऑफ बिहार वेस्ट चंपारण हैज बीन अवार्डेड द GI टैग। पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को GI टैग मिल चुका है। ये साइज और शेप में ग्रेन अपेयर लाइक दैट ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर के साइज के तरह दिखता है, यानी कि काली मिर्च के तरह, इसी वजह से इसे मिर्चा चावल कहा जाता है। काली मिर्च की तरह दिखाई देता है। इस चावल के दाने और गुच्छे में एक अनोखी सुगंध होती है जो इसे अलग बनाती है। इस चावल की सुगंध स्वादिष्ट और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो शाही लीची, उसके साथ साथ GI टैग पाने वाले हमारे बिहार के उच्चतम और भी काफी फसल हैं जो कि जिन्होंने GI टैग हासिल किया है। और GI टैग हासिल करने वाले जो फसल हैं उनका नाम है सिलाव खाजा, मगही पान, जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची और मिथिला मखाना। यानी कि GI टैग, यानी कि हमारे 7 आइटम्स हैं बिहार को जिनको GI टैग मिल चुका है। सिलाव खाजा, मगही पान, जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची और मिथिला मखाना, साथ में मिर्चा राइस, इनको भी मिल चुका है।
जल जीवन सर्वेक्षण 2023, जल जीवन सर्वेक्षण 4 अप्रैल 2023 को 4 डिस्ट्रिक्ट, वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं कि वो 4 जिला कौन कौन से हैं। वो 4 जिला है समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। यानी कि ये 4 ऐसे जिले हैं बिहार के जो टॉप 5 में इंक्लूडेड इन टॉप 5 इन द नेशन वाइड रैंकिंग रिलीज्ड ऑफ जनवरी अंडर द जल जीवन सर्वेक्षण। यानी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के ये 4 जिले शामिल हैं, जबकि शीर्ष 10 में बिहार 5, लखीसराय 9वां स्थान जिला शामिल है। यानी कि बिहार शीर्ष 5 में बिहार शामिल है। अगर हम टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में ये 5 जिले शीर्ष स्थान पे हैं। सर्वेक्षण मुख्यतः 4 बिंदुओं पर किया गया है, जिसमें ग्रामीण परिवार के घरों में नल का जल उपलब्ध कराना, नल से मिलने वाले जल की मात्रा, जल की गुणवत्ता, जलापूर्ति की निरंतरता और पेयजल से संबंधित शिकायतों के मानकों पर संपादित किया गया है। ठीक है, आइए उसके आगे बात करते हैं। कंट्रीज लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज, देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल। राज्य में देश का सबसे लंबा ऑन 2 अप्रैल 2023 द कंट्रीज लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट। खुशी की बात है कि राज्य में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 22.76 किलोमीटर है। इसमें पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर और पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड की लंबाई 13 किलोमीटर होगी। इस पुल का पटना का छोर NH30 पर सबलपुर तथा वैशाली छोर NH103 पर चक सिकंदर में है। इस पुल के तैयार होने से दक्षिण बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड की तरफ आने जाने वाले वाहनों को पटना शहर में उत्तर बिहार जाने के लिए पटना शहर में आने की जरूरत नहीं होगी। इसमें शहर में वाहनों का दबाव कम होगा, जो कंप्लीट जो ट्रैफिक जाम आपको मिलता है इसकी समस्या से भी समाधान होगा। जस्टिस के विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 29 मार्च 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 26 अप्रैल 2025 को जस्टिस के विनोद चंद्रन रिटायर होंगे। 2025 तक ये अपने कार्यकाल में रहेंगे और ये वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, वो जस्टिस हैं, वो न्यायाधीश हैं के विनोद चंद्रन। अभी जैसे कि मैंने कहा कि 26 अप्रैल 2025 को ये रिटायर्ड होने वाले हैं। इसके पहले अगर बात करेंगे तो के विनोद चंद्रन जो है वो सीनियर जज थे केरला हाई कोर्ट के। उसके बाद प्रमोशन के बाद चीफ जस्टिस के पद पर संजय करोल हैज बीन अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि संजय करोल हमारे यहाँ चीफ जस्टिस के रूप में पद पर थे। अब उनको सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में कार्यरत उनकी पोस्टिंग हो गई है। अब उनके जगह जो आने वाले हमारे न्यायाधीश हैं उनका नाम है के विनोद। चलिए, यानी कि अगर पूछा जाए कि के विनोद के पहले आपके बिहार के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन कार्यरत थे तो वो संजय करोल थे। प्लानिंग एरिया अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 10 सिटीज, अगर बात करें तो बिहार के 10 शहरों के विकास के लिए प्लानिंग एरिया अथॉरिटी की तो 28 मार्च 2023 को बिहार के नगर विकास और आवास विभाग ने 10 नए विस्तारित शहरों की प्लानिंग एरिया अथॉरिटी को अधिसूचित कर दिया है। आप देख सकते हो कि बिहार हैज नोटिफाइड द प्लानिंग एरिया अथॉरिटी ऑफ 10 न्यू एक्सपेंडेड सिटी। उसमें कौन कौन से सिटी शामिल हैं तो आप देखिए, नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल, ये 10 ऐसे जिले शामिल हैं जिनके तहत प्लानिंग एरिया अथॉरिटी को अधिसूचित किया गया है। राज्य में पहले से 33 प्लानिंग एरिया अथॉरिटी अधिसूचित है। 10 नए प्लानिंग एरिया की अथॉरिटी अधिसूचित होने पर इनकी कुल संख्या बढ़कर 23 हो गई है। यानी कि पहले इसकी संख्या 33 थी, अब इसकी संख्या बढ़कर 43 हो चुकी है। सिमुलेटर मशीन गेट्स पेटेंट। NIT पटना के PhD स्टूडेंट डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन, जो मटेरियल के सैंपल के आधार पर सड़क के निर्माण सामग्री में नमी की पहचान कर लेगी, को पेटेंट प्राप्त हुआ है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं आप किसके द्वारा किया गया है तो डॉक्टर हिलोल
चक्रवर्ती के द्वारा, जो कि पीएचडी स्टूडेंट है एनआईटी पटना के, इन्होंने इसको बनाया है जिससे नमी की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके आगे देख लेते हैं हम। तो सिमुलेटर मशीन से अलकतरा के साथ कौन सा मटेरियल मिलाया जाए जिस पर सड़क पानी पर या अधिक गर्मी या अधिक दबाव पर जल्दी खराब ना हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि नमी की पहचान हो जाएगी किस किस चीज के लिए, कि सड़क पर पानी हो या अधिक गर्मी हो या अधिक दबाव हो जिसके कारण ये खराब ना हो पाए, उसके लिए इसका आविष्कार किया गया है, इस मशीन को बनाया गया है। उस मशीन का नाम है सिमुलेटर मशीन। चलिए आइए उसकी आगे बात करते हैं। स्वीट रेवोल्यूशन, मीठी क्रांति। 20 मार्च 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैज सेलेक्टेड 17 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने सेलेक्ट करा है स्वीट रेवोल्यूशन यानी कि हनी प्रोडक्शन के लिए। स्वीट रेवोल्यूशन जो है वो शहद प्रोडक्शन पे आधारित है। आप सभी को पता होना चाहिए। बिहार की बात अगर हम की करें तो इसमें नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इसका नाम रखा गया है नेशनल बी एंड हनी मिशन। इसमें कौन कौन जिले शामिल हैं? औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी एंड वैशाली डिस्ट्रिक्ट हैव बीन सेलेक्टेड। यानी कितने सारे जिलों को सेलेक्ट किया गया है जिसके तहत चयन किया गया है। मधुमक्खी के पालन में राज्य में महिलाओं के समूह जीविका और वेजफेट को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये खुशनसीबी है कि वुमेन एम्पावरमेंट की झलक यहाँ भी देखने को मिल रही है कि 30% की जो हिस्सेदारी होगी वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन की होगी, जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन को होगी और उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 15 मार्च 2023 को देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में लागू कर बिहार, केरल, कर्नाटक और दिल्ली के बाद देश का चौथा राज्य बन गया है। देख सकते हो आप कि ये अब तक आपका चौथा राज्य बन गया है। हम बात कर रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन की। हम बात कर रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन की, जो बिहार चौथा राज्य बन चुका है। केरल पहले स्थान के साथ, कर्नाटक दूसरे स्थान के साथ और न्यू दिल्ली तीसरे स्थान के साथ बना हुआ है। आइए चलिए, अगर हम बात करें इसके इम्प्लीमेशन की, तो इसके इम्प्लीमेशन में आप देख सकते हो कि नाउ वे हैज ऑल्सो बिन क्लियर्ड फॉर द ओपनिंग ऑफ फार्मा क्लिनिक इन बिहार। जैसे कि अभी हमने इसके बारे में बात की है, तो ये ओपनिंग ऑफ दिस क्लिनिक, वेंडर्स इन द डिस्पेंसरी विल be able to charge a fee for giving information about medicine। इसमें मेडिसिन के बारे में कंप्लीट जानकारी लोगों को दी जाएगी, जो इस क्लिनिक के खुलने से दवा खाने में विक्रेता दवाओं की जानकारी देने पर शुल्क वसूल कर सकेंगे। आप देख सकते हो कि इसके लागू होते ही अब बिहार में फार्मा क्लिनिक खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। यानी फार्मा क्लिनिक खुलने का भी रास्ता इसके तहत साफ हो गया है। नेक्स्ट, गंगा वाटर सप्लाई स्कीम एंड गयाजी डैम गॉट नेशनल अवार्ड। गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। 3 मार्च 2023 को स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर यानी कि CBIP के तहत दिल्ली में, जो गंगा वाटर सप्लाई स्कीम और गयाजी डैम बिल्ट फाल्गु नदी पे ये बना हुआ बांध है गयाजी डैम। इंक्लूडेड ऑफ एमबीटीएस स्कीम ऑफ बिहार, एम्बिट्यूएट स्कीम ऑफ बिहार, केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से नवाजा गया है, प्रदान किया गया है। अगर इसके हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर यानी कि CBIP द्वारा जल संसाधन, ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र को बेहतरीन परियोजनाओं को हर वर्ष CBIP अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र की बेहतरीन परियोजनाओं को भी हर वर्ष CBIP अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि CBIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, CBIP। चलिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 1 मार्च 2023 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार की बबीता गुप्ता को
वेरी गुड। आप देख सकते हो कि बिहार की बबीता गुप्ता हैं, जिनको कि सेलेक्ट किया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए, जो 2023 में ये किसके द्वारा दिया जाएगा, तो इनको चयनित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको चयनित किया गया है। इट इज़ नॉन दैट, अगर आप देखते हो बबीता गुप्ता जो है वो रेसिडेंट ऑफ सीहो विलेज, मुजफ्फरपुर के सीहो गांव की रहने वाली हैं, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका की मेंबर भी हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो स्वच्छ जल तथा पेयजल विभिन्न श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उनका चयन किया गया है। 41 गवर्नर ऑफ बिहार, 41st गवर्नर ऑफ बिहार राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। थोड़ी सी चर्चा हम अपने बिहार के गवर्नर की भी कर ले। तो बिहार के जो अभी वर्तमान में गवर्नर है जिनका नाम राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर है, वो हमारे बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। अगर उनके बारे में देखा जाए तो फरवरी 17 2023 को राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर को 41वां राज्यपाल के रूप में हमारे बिहार में नियुक्त किया गया। इनके पहले जो हमारे बिहार के राज्यपाल वो फागू चौहान जी थे। अब फागू चौहान जी मणिपुर के राज्यपाल बन चुके हैं, जैसा आप जानते हैं। He was administrated the oath of office by acting Chief Justice of Patna High Court Justice चक्रधारी शरण सिंह। अगर हम इसकी बात करें तो इनको किसने शपथ दिलाई है, आप सभी को पता है कि अगर उपराष्ट्रपति की बात हो या फिर राज्यपाल की बात हो या राष्ट्रपति की बात हो तो उनके शपथ ग्रहण में अगर राज्य की बात हो तो वहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, और अगर केंद्र की बात हो तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है जिनका नाम चक्रधारी शरण सिंह है, उन्होंने उनको बिहार के राज्यपाल के पद पर शपथ ग्रहण करवाई है। नए राज्यपाल विश्वनाथ आलेंकर इसके पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वे गोवा में विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। गोवा में वो विधायक के रूप में कार्यरत रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं, और वर्तमान में ये हमारे बिहार के राज्यपाल हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है कि आज आपको किसी भी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप में इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छा दे सके, आपको अपना बेस्ट दे सके। तो इसी के साथ हम आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक आप तैयार रहिएगा। एक और सवाल और एक और बात मैं आपसे कह के जा रही हूँ, जो भी टॉपिक मैंने आज कवर अप करवाए हैं, कल इससे कुछ सवाल भी होंगे, तो इस सवाल को भी कंप्लीट करके आइएगा, क्योंकि इसके सवाल के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ दीजिएगा, क्योंकि ये आपका लाइव क्लास नहीं है, ये आपका रिकॉर्डिंग क्लास है, इसका ख्याल रखिएगा। तो अब तक जो भी टॉपिक कराए गए हैं इसको अच्छे से रीड कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, और बाकी बात आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने स्ट्रैटेजी को और डेवलप कीजिए और अपने पढ़ाई के स्टेमिना को बढ़ाइए। तो क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको ये सोच के नहीं पढ़ना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारा अटेम्प्ट बचा है, हमारे पास बहुत सारा समय बचा है। आप ये सोचिए कि इट इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट। अगर ये सोच के आप पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आप पास करोगे और अच्छे रैंक में अधिकारी के रूप में चयनित भी होगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करती हूँ। तो फिर कल मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।